रात के ठीक 9 बजे सेलम रेलवे स्टेशन से एक पैसेंजर ट्रेन धीरे धीरे रफ्तार पकड़ती है। नाम है 11066 सेलम चेन्नई एक्सप्रेस। आम यात्रियों के लिए ये एक रोज की रात जैसी ही थी, लेकिन इस ट्रेन के 2 सीलबंद कोचों में कुछ ऐसा रखा था जिसकी कीमत पूरे शहरों को हिला सकती थी। 342 करोड़ नकद, 224 लकड़ी के बंद बक्सों में नोट, बैंक की सील लगी हुई और ठीक बगल के कोच में हथियारों से लैस पुलिस पहरा दे रही थी। सब कुछ सुरक्षित लग रहा था, कम से कम नीचे से देखने पर। ट्रेन अंधेरी रात में आगे बढ़ती रही, पहिए पटरियों पर दौड़ते रहे और उसी दौरान किसी ने ऐसा काम किया जो आज भी पुलिस फाइलों में नामुमकिन लिखा जाता है। जब ट्रेन चल रही थी, जब नीचे पुलिस थी, जब दरवाजे सील थे, तब ट्रेन की छत काटी गई। कोई ऊपर चढ़ा, किसी ने वेल्डिंग की और किसी तरह कोच के अंदर उतरकर बक्सों तक पहुंच गया। सवाल ये है, चलती ट्रेन में बिना किसी को भनक लगे ये सब कैसे हुआ? पार्ट 1, सेटअप एंड बैकग्राउंड। भारत में रोज लाखों नोट लोगों के हाथों से गुजरते हैं, लेकिन हर नोट की एक उम्र होती है। समय के साथ कुछ नोट फट जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, उन पर लिखा पड़ी हो जाती है या वे चलन के लायक नहीं रहते। ऐसे नोटों को बैंकिंग की भाषा में कहा जाता है सॉइल्ड और म्यूटिलेटेड करेंसी। ये नोट दोबारा बाजार में नहीं चलाए जा सकते, इसलिए देश के सभी बैंक इन्हें इकट्ठा करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई को भेजते हैं। आरबीआई इन नोटों को अपने करेंसी चेस्ट में जमा करता है, फिर या तो उन्हें नष्ट किया जाता है या नई करेंसी से रिप्लेस किया जाता है। ये एक रूटीन प्रक्रिया है जो हर हफ्ते, हर महीने देश भर में चलती रहती है। लेकिन 8 अगस्त 2016 को यही रूटीन प्रक्रिया भारत की सबसे रहस्यमयी ट्रेन लूट की नींव बन गई। उस दिन तमिलनाडु के अलग अलग बैंकों, खासतौर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक से पुराने नोटों का एक बड़ा कंसाइनमेंट तैयार किया गया। ये सारे नोट ज्यादातर 500 रुपए के पुराने नोट थे जो 2005 से पहले के थे और अब चलन के लायक नहीं बचे थे। कुल रकम थी 342 करोड़ और इन्हें पैक किया गया था 226 लकड़ी के बक्सों में। हर बॉक्स सील्ड था, गिना हुआ था और कागजों में पूरी एंट्री मौजूद थी। इस पूरे कैश को भेजने के लिए चुनी गई ट्रेन थी ट्रेन नंबर 11064 सेलम चेन्नई एक्सप्रेस। ये एक नाइट पैसेंजर ट्रेन थी जो रोजाना सेलम से रात के वक्त चलकर सुबह चेन्नई एग्मोर पहुंचती थी। 8 अगस्त की रात भी ट्रेन अपने तय समय पर सेलम स्टेशन से रवाना हुई। आम यात्रियों के लिए ये एक सामान्य यात्रा थी। लोग अपने अपने कोच में सोने की तैयारी कर रहे थे, कोई मोबाइल देख रहा था, कोई खिड़की से बाहर अंधेरा। लेकिन ट्रेन के एक खास हिस्से में एक पार्सल कोच ऐसा था जिसमें कोई यात्री नहीं था, सिर्फ वही 226 बॉक्स और उनके भीतर 342 करोड़। द हाइस्ट नाइट मैन्यूवर। 8 अगस्त 2016 की रात घड़ी लगभग 9:30 का वक्त दिखा रही थी जब सेलम चेन्नई एग्मोर एक्सप्रेस धीरे धीरे सेलम स्टेशन से आगे बढ़ी। प्लेटफॉर्म पीछे छूट रहा था, इंजन की आवाज तेज हो चुकी थी और ट्रेन अपनी तय रफ्तार पकड़ चुकी थी। इससे कुछ देर पहले ही 226 लकड़ी के बक्से पार्सल कोच में लोड किए जा चुके थे। हर बॉक्स सील्ड था, हर नंबर दर्ज था। पास के कोचों में आरपीएफ के जवान और एक स्पेशल सुपरवाइजरी टीम तैनात थी। बाहर से देखने पर सब कुछ बिल्कुल कंट्रोल में लग रहा था, लेकिन यही वो पल था जब कहानी का दूसरा चेहरा जिंदा होने लगा। ट्रेन जैसे जैसे चन्ना सेलम की तरफ बढ़ी, इलाका बदलने लगा। रोशनी कम होती गई, स्टेशन छोटे होते गए और फिर आया वो स्ट्रेच, चन्ना सेलम से वृद्धाचलम। जैसे ही ट्रेन इस हिस्से में दाखिल हुई, एक बेहद अहम बदलाव हुआ। ऊपर से इलेक्ट्रिक ओवरहेड वायर गायब हो गए। अब ट्रेन पूरी तरह डीजल इंजन पर थी। रफ्तार थोड़ी कम, आवाज भारी और आसपास लगभग सन्नाटा। और इसी सन्नाटे में ट्रेन की छत पर कुछ परछाइयां उभरी। करीब 5 से 6 लोग पहले से प्लान के मुताबिक चलती ट्रेन की छत पर आ चुके थे। चेहरे ढके हुए, कपड़े साधारण, लेकिन हर मूवमेंट में आत्मविश्वास। ये कोई पहली बार नहीं कर रहे थे। ट्रेन की तेज हवा, लोहे की छत और नीचे दौड़ते पहिए, सब उनके लिए कैलकुलेट किया हुआ था। वे सीधे उस हिस्से पर पहुंचे जहां नीचे पार्सल कोच था, वही कोच जिसमें 342 करोड़ रखे थे। अब शुरू हुआ असली खेल। एक आदमी ने बैग से गैस कटर निकाला। नीली पीली लौ अंधेरे में चमकी। ट्रेन की आवाज इतनी तेज थी कि धातु कटने की हल्की सी चीख उसमें दब कर रह गई। धीरे धीरे, बेहद सावधानी से छत पर लगभग 2.5 फीट का चौकोर छेद काटा जाने लगा। पसीना बह रहा था, ट्रेन हिल रही थी, लेकिन हाथ नहीं कांप रहे थे। हर सेकंड की कीमत थी, क्योंकि वृद्धाचलम ज्यादा दूर नहीं था और उसके बाद इलेक्ट्रिक सेक्शन शुरू हो जाता। कुछ ही मिनटों में छेद तैयार था। 2 लोग रस्सी के सहारे नीचे उतरे। अंदर का नजारा बिल्कुल अलग था। अंधेरा, गर्म हवा, लकड़ी के बक्सों की कतारें।
ना कोई खिड़की, ना कोई आवाज, बस बक्सों पर लगी सरकारी सीलें और नंबर। उन्हें अंदाजा था कि किस बॉक्स में कितना पैसा है। ये कोई अंदाजा नहीं, ये इनसाइड लेवल प्लानिंग थी। उन्होंने सीधी बॉक्स नंबर 20 को टारगेट किया। सील तोड़ी गई, ढक्कन खुला, अंदर 500 रुपए के नोटों की गड्डियां। गिनती पहले से पता थी, 80,000 नोट गुना 500 इज इक्वल टू 4 करोड़ रुपए। बिना समय गवाए गड्डियां कपड़े में लपेटी गईं। इसके बाद अगला निशाना था बॉक्स नंबर 2016। यहां थे 35,000। इनसाइड जॉब। सिक्योरिटी स्टाफ से घंटों पूछताछ हुई। आरपीएफ जवान, सुपरवाइजर्स, लोडिंग स्टाफ, सब पर शक किया गया, लेकिन किसी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला। ना पैसा, ना कॉल रिकॉर्ड, ना सस्पिशियस मूवमेंट। थ्योरी 2, लोकल गैंग। तमिलनाडु के पुराने क्रिमिनल नेटवर्क्स को खंगाला गया, लेकिन छत काटकर चलती ट्रेन में घुसने जैसी एक्सपर्टीज किसी लोकल गैंग के प्रोफाइल से मैच नहीं कर रही थी। थ्योरी 3, प्रोफेशनल हाइस्ट क्रू। इंटरस्टेट हैंगल पर काम हुआ, लेकिन भारत में मूविंग ट्रेन रूफ कट रॉबरी का कोई मिसाल ही नहीं थी। 2016 के आखिर तक ये साफ हो गया कि ये केस धीरे धीरे कोल्ड केस बनता जा रहा है। तभी 11 अगस्त 2016 को केस को क्राइम ब्रांच सीबीसीआईडी तमिलनाडु को सौंप दिया गया। नई टीम, नया नेतृत्व। एडीएसपी सेंथिल कुमारन को ओवरऑल इन्वेस्टिगेशन हेड बनाया गया और डीएसपी कृष्णन को फील्ड ऑपरेशन की जिम्मेदारी दी गई। नई टीम ने पुराने सारे फाइल्स दोबारा खोली। 2017 के आखिर में आखिरकार एक बड़ा फैसला लिया गया। फॉरेंसिक ओनली अप्रोच फेल हो चुकी थी, अब जांच का रास्ता बदला गया। पार्ट 5, द ब्रेक थ्रू। अगस्त सितंबर 2018। 2 साल की नाकामी, थकान और अधूरी फाइलों के बाद पहली बार जांच सही दिशा में बढ़ती दिख रही थी। सेल टावर डेटा और जियोस्पेशियल मैपिंग को जब एक दूसरे पर ओवरले किया गया तो तस्वीर साफ होने लगी। करीब 50 से 60 मोबाइल नंबर ऐसे थे जो 8 से 9 अगस्त 2016 की रात ट्रेन के साथ साथ लगातार टावर्स हिट कर रहे थे। ये रैंडम यात्रियों की तरह बिखरे हुए नहीं थे, इनका मूवमेंट कोऑर्डिनेटेड था। जब इन नंबरों को क्रिमिनल डेटाबेसेस से क्रॉस चेक किया गया तो कुछ नाम बार बार उभर कर सामने आए। एक कॉमन लिंक पारदी कम्युनिटी और लोकेशन रतलाम और गुना, मध्य प्रदेश। नाम सामने आने लगे। दिनेश बाने सिंह पारदी 38, रोहन पारदी 29, दोनों रतलाम से। फिर पी रुसी पारदी, एस कलिया पारदी, कृष्ण पी, महेश पारदी, गुना बेल्ट से। एक एसोसिएट ब्रजमोहन। ये पहली बार था जब इन्वेस्टिगेटर्स के पास सिर्फ ज्योग्राफी नहीं, फेसेस और नेम्स भी थे। और जैसे जैसे प्रोफाइल खुलती गई, एक और नाम हर लाइन के बीच चमकने लगा। एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही पुराने अफसर चुप हो जाते थे, मोहर सिंह। जांच में सामने आया कि यह सिर्फ कोई लोकल हैंडलर नहीं, बल्कि चंबल वैली का कुख्यात डकैत था। जन्म करीब 1926 से 27, जिसके नाम पर 600 से ज्यादा केस और 450 से ज्यादा हावाकाय के आरोप दर्ज रहे। फिर आया 13 अक्टूबर 2018, वो दिन जिसने कहानी पलट दी। सीबीसीआईडी ने चेन्नई में दिनेश पारदी और रोहन पारदी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद उनसे लगातार 2 दिन से भी ज्यादा पूछताछ हुई। धीरे धीरे पूरी कहानी सामने आने लगी। दोनों ने बताया कि इस चोरी में कुल 5 से 6 लोग ट्रेन की छत पर थे और 2 लोग छेद से नीचे कोच के अंदर उतरे थे। उन्होंने ये भी माना कि ये सब अचानक में ही किया गया था। चोरी से पहले पूरे रास्ते की रेकी की गई थी, खास तौर पर चेन्नई सलेम से वृद्धाचलम वाला हिस्सा, जहां ट्रेन में बिजली की लाइन नहीं होती। उन्हें पहले से पता था कि वहीं ये काम सबसे आसान और सुरक्षित होगा। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उन्हें यह जानकारी भी थी कि किस बॉक्स में कितना पैसा है। उन्होंने खास तौर पर बॉक्स नंबर 20 और बॉक्स नंबर 16 को निशाना बनाया और ये भी जानते थे कि इनमें 500 के नोट भरे हैं। पुलिस को यह साफ लगा कि इतनी सटीक जानकारी बिना अंदर की जानकारी के मिलना मुश्किल है। हालांकि जांच के दौरान ऐसा कोई पक्का सबूत नहीं मिला जिससे यह साबित हो सके कि किसी सरकारी कर्मचारी ने सीधे तौर पर मदद की थी। सबसे अहम खुलासा यह था कि लालच नहीं, सीमा ने लूट तय की। समय 30 से 45 मिनट, वजन की सीमा और भागने की प्राथमिकता। इसीलिए 342 करोड़ में से सिर्फ 5.78 करोड़ उठाए गए। जितना उठा सकते थे उतना ही लिया। यही लाइन बार बार दोहराई गई। 30 अक्टूबर 2018 को गुना और रतलाम से 5 और सदस्य पकड़े गए। मोहर सिंह, जो पहले से गुना सेंट्रल जेल में अन्य मामलों में बंद था, उसे भी कस्टडी में लिया गया। कुल मिलाकर 7 मुख्य सदस्य।
क्रॉस इंटेरोगेशन में सबकी कहानी एक जैसी, रूट, टाइमिंग, बॉक्सेस, एस्केप, हर डिटेल मैच करती रही। ये कंसिस्टेंसी इन्वेस्टिगेटर्स के लिए आखिरी मोहर थी।